And is my screen visible to everyone? Hello. Is my screen Yes, it's visible to visible. everyone? Yeah. Thank you very much. तो वेरी गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, बेसिकली आप लोगों को सबको पता है कि जीएसटी में एक मेजर अपडेट आया है। जीएसटी रेट चेंजेस आए हैं। पहले जो 5% थे, 12% थे, 18% थे और 28% थे, वो स्लैब चेंज कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने बेसिकली 12% का जो स्लैब था, टैक्स रेट था, उसको हटा दिया है। बहुत सी जगह पे उन्होंने ऐसा किया है कि जहाँ पे 18 है, जहाँ पे 18% एप्लीकेबल था उसकी जगह 5% किया है। कहीं पे 28% थे तो उसको भी 18% पे लेके आए हैं। और 28% का जो टैक्स ये रेट था उसको निकाल दिया है, उसकी जगह 40% अप्लीकेबल कर दिया है। और ये इफेक्टिव जो हो रहा है 22 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल हो रहा है। सो हम लोग ने टैली पे तो डेटा मेंटेन किया है। हम लोग ने, हो सकता है कि जब से जीएसटी आया है तब से हम लोग टैली यूज कर रहे हैं, या हम लोग ने 2017 से लेकर अभी तक के बीच में कोई भी पीरियड में हम लोग ने टैली पे डेटा मेंटेन करना चालू किया है। हम लोग ने परसेंटेज भी वहां पे डिफाइन किए हैं। हो सकता है लेजर लेवल पे भी डिफाइन किए होंगे, हो सकता है प्रोडक्ट लेवल पे भी डिफाइन किए होंगे, या हो सकता है गुड्स लेवल पे भी डिफाइन किए होंगे, यानी ग्रुप्स लेवल पे भी आपने डिफाइन किए हैं। और एच एस एन एस एस सी वगैरह भी डिफाइन किए होंगे। तो अब ये जो चेंजेस आए हैं उसे हमें टैली में कैसे उसको चेंजेस करना है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सेकंड, आप लोग को पता होगा कि जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, खास करके जो माइक्रो इंडस्ट्री है और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनके लिए अभी जीएसटी ये एमएसएमई फॉर्म 1 फाइल करना है। सो उससे रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। एंड यस, इफ टाइम परमिट्स तो वी विल गो थ्रू द एडिट लॉग ऑल्सो, जिनके लिए एडिट लॉग एप्लीकेबल है या ऑडिट ट्रायल जिसको बोलते हैं। अगर वो पॉसिबल हुआ तो हम लोग वो भी एक रिपोर्ट देखेंगे। सो कैन वी स्टार्ट विद द सेशन नाउ? ठीक है, सो वी विल Yes. स्टार्ट विद द सेशन। थैंक यू वेरी मच। अब जैसे आप देख रहे हो मेरे पास टैली भी प्राइम में ये डेटा है, जहां पे मैंने ऑलरेडी जीएसटी एप्लीकेबल करके रखा है। मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैंने जीएसटी एप्लीकेबल किया है। अब आपको देखना है तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप जा सकते हो। वहां से आप स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स में चले जाओ, जीएसटी रिपोर्ट्स में चले जाओ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जीएसटी यूटिलिटीज। सो गेट ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स, और उसमें जाके आपको जीएसटी यूटिलिटीज में आना है। जीएसटी यूटिलिटीज में आओगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा जीएसटी रेट सेटअप। यहाँ पे जब आप एंटर करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंटिंग मास्टर्स ग्रुप्स या लेजर्स, यानी ग्रुप लेवल पे मेंशन किया है या लेजर लेवल पे मेंशन किया। तो अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे मेंशन किया जाता है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू, जहाँ पे आपका सर्विस से रिलेटेड होता है या एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, या आपकी इनकम अदर देन ट्रेडिंग, या आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ना हो तो आप अदर इनकम कोई करते हो तो वो यहाँ पे आता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दे चार्ज ऑडिट फीस और अदर सर्विसेज का जो फीस लेते हैं। सो दे डोंट मेंटेन इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते, तो उनका क्या होता है, लेजर लेवल पे जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं। तो अगर आपने लेजर लेवल पे मेंटेन किया है, आपने प्रिंटिंग स्टेशन का लेजर बनाया है, आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बनाया है, तो उसके ऊपर आपने जीएसटी एचएसएन एसएससी डाले हैं, परसेंटेज डिफाइन किए हैं, तो वहां पे चेंजेस करने हैं तो हम लोग लेजर लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं, या लेजर जो ग्रुप में है वो ग्रुप में भी हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर एक ही ग्रुप में मल्टीपल लेजर्स हैं और सेम परसेंटेज एप्लीकेबल है तो हम लोग ग्रुप लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। सेम वे, अगर मेरा इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री मैंने कहाँ पे कैसे मेंटेन किए, ग्रुप लेवल पे होता है, कैटेगरी लेवल पे होता है, या मैं आइटम लेवल पे भी मेंशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ग्रुप लेवल पे भी मेंशन किया है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप लेवल पे है, अदरवाइज ग्रुप लेवल पे नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये जो मैंने एक ग्रुप बनाया है, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप लेवल पे मैंने डिफाइन किया है, क्योंकि इस ग्रुप के अंडर जितने भी मेरे स्टॉक आइटम्स बनेंगे उसमें मुझे इंडिविजुअली एक एक मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो ये मेरा ग्रुप है जिसका नाम है AWS। उसमें मेरा जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है दैट इज 998316 मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है, और जो परसेंटेज है वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। सो इन केस अगर मुझे ग्रुप वाइज चेंज करना है तो मैं ग्रुप वाइज भी चेंज कर सकता हूँ, या मुझे प्रोडक्ट लेवल पे चेंज करना है तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपको ऑलरेडी आपने जो डिफाइन किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जीएसटी रेट 18%। तो ये एक मेरा रेट है। यहाँ पे मेरा एक दूसरा है जहाँ पे मेरे को 0% टैक्स एप्लीकेबल है,
तो वो भी मैंने स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल के लिए लिया है जहाँ पे ऐसा होता है कि स्लैब बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल होता है, जैसे कि रेडीमेड इंडस्ट्री में होता है, फुटवेयर इंडस्ट्री में होता है कि जहाँ पे एमआरपी के बेस के ऊपर मेरा जीएसटी एप्लीकेबल होता है। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए अगर आपको दिखाऊं तो ये 1 अप्रैल 25 से मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरा अगर स्लैब है 0 to 2000, तो उस पे मुझे 5% टैक्स चार्ज करना है। यदि 2000 से 3000 तक की उसकी वैल्यू है प्रोडक्ट की, तो मुझे 12% चार्ज करना है, और 3000 से ऊपर है तो मुझे 18% टैक्स चार्ज करना है। तो ये स्लैब वाइज भी टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। एंड शर्ट पैंट बता रहे हैं। ये एक एग्जांपल के लिए लिया है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, शूज भी हो सकते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे स्लैब एप्लीकेबल है, शूज में भी क्या होता है कि वहां पे रेट के हिसाब से परसेंटेज एप्लीकेबल होते हैं, तो वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे है जीएसटी रेट डिटेल्स मैंने डाली नहीं है, तो इनके अगर मुझे नहीं डालना है तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा, या जहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सो ये एक ऑप्शन अपना यहाँ से हो गया। डिस्प्ले में गए, स्टेच्यूटरी रिपोर्ट्स में जाते हैं, स्टेच्यूटरी रिपोर्ट में जाके जीएसटी रिपोर्ट में जाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट में आके जीएसटी यूटिलिटीज, और फिर जीएसटी रेट सेटअप का ऑप्शन आता है। अगर इतने स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं तो आप सिंपली कोई भी स्क्रीन में हो तो आप खाली ऑल्ट जी प्रेस कीजिए, ये जो है ऑल्ट जी गो टू प्रेस कीजिए, और यहाँ पे खाली इतना टाइप कीजिए रेट सेटअप, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी रेट सेटअप का। यहाँ पे आपको एंटर करना है, एंड देन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको लेजर का करना है, आपको ग्रुप का करना है, स्टॉक का ग्रुप का करना है, या लेजर ग्रुप का करना है, या स्टॉक आइटम का करना है। नाउ वी विल टेक एग्जांपल फॉर ग्रुप ऑल्सो। तो यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स हैं। अब मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेरा ये कमीशन का एक ग्रुप है, तो कमीशन के ऊपर जैसे मैं एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे भी टैक्स रेट एप्लीकेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करना है, यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे मुझे परसेंटेज डालना है कि कितना परसेंट एप्लीकेबल है। सपोज 5% है या 18% है, वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मुझे यहाँ पे डेट पूछ रहा है, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? स्क्रीन स्क्रीन पे दिख रहा है? आई होप कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस यस दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे डेट डालनी है 22 सितंबर 2025, क्योंकि नए जो रेट्स आ रहे हैं वो 22 सितंबर 2025 से इम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पे मुझे वो डेट डालनी है, एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए कर देना है। ना जैसे ही अभी आपने देखा कि कमीशन के ऊपर मैंने ये किया है, अब मैं कमीशन के अंडर में कोई भी एक अकाउंट बना लेता हूँ, या मेरे जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको मैं ऑल्टर भी कर सकता हूँ, बट आई विल प्रिपेयर वन कमीशन अकाउंट। ये कमीशन का मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप देखो कमीशन का ग्रुप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे टैक्स परसेंटेज है वो बाय डिफॉल्ट 5% एप्लीकेबल हो चुका है, क्योंकि मैंने ये नया लेजर बनाया है, इसलिए यहाँ पे वो अभी बाय डिफॉल्ट 5% कैच कर संजय रहा भाई है। को पूछो बंद क्यों किया? हेलो, बंद क्यों किया? अरे उन्होंने बोला है लग होने के लिए। हेलो योगिता मैम प्लीज। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जिनके भी माइक अनम्यूट हो रहे हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए ताकि सेशन में डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रुप लेवल पे डाला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप लेवल पे मैंने कमीशन ग्रुप पे मैंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 5% एप्लीकेबल हो गया। अब जब मैं जीएसटी की एंट्री करूंगा, यानी जब भी मैं बिल बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है कमीशन टैक्सेबल 5%, और उसका एप्लीकेबल डेट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है कि 22 सितंबर 2025 से। अब मैंने यहाँ पे HSN SSC नहीं डाला है, तो मैं लेजर लेवल पे भी HSN SSC मेंशन कर सकता हूँ। तो कमीशन के लेजर में देखिए यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बनाया है। अब यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि 18% एप्लीकेबल है।
तो यहाँ पे अगर ये अब आप देखोगे तो यहाँ पे लेजर है, ये जो लेजर है दैट इज अगेन फॉलिंग अंडर द कमीशन ग्रुप। तो अभी इसका 18% दिखा रहा है क्योंकि वो जूना रेट है, बट अगर मुझे चाहिए, मुझे चेंज करना है, तो वी विल सी वन एग्जांपल। मैं एक बिल बनाता हूं 22 तारीख में। ₹1000 का बिल बनाता हूं, और इसके ऊपर मैं CGST चार्ज करता हूं। See, even though that account is falling under this commission group, but मैंने क्योंकि लेजर लेवल पे मैंने उसका परसेंटेज डिफाइन किया है, इसलिए वो 18% कैलकुलेट करेगा। अगर मैं उसको कमीशन के ग्रुप में रख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, ये मेरा एक्सपेंसेस है, तो मुझे परचेस में देखना पड़ेगा। एक्सपेंस है तो आई टेक इट अंडर परचेस। अब यहाँ पे देखिए दो चीज आपको दिखाई दे रही होगी। जब मैं एंट्री करता हूँ तो मुझे कमीशन के ग्रुप लेवल से भी मिल रहे हैं और मुझे कमीशन टू रेफरेंस वाले लेजर से भी मिल रहा है। आपको यहाँ पे सोर्स भी दिखाई दे रहा है और टाइप ऑफ मास्टर भी दिखाई दे रहा है कहाँ पे कौन सा है। सो इनकेस मुझे अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे कमीशन का ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगा। बाय डिफॉल्ट वो 5% कैच कर सकता है। सो एंट्री लेवल पे इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन से मुझे ग्रुप से या मुझे लेजर से लेना है। सो सोर्स कहाँ से है वो भी मुझे यहाँ पे मालूम पड़ जाता है। अब मैं यहाँ पे 5% सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ₹1000 के ऊपर आपका ₹50 का ये आ गया GST, राइट। तो ये मेरा GST 5% के हिसाब से एप्लीकेबल हो गया। इन केस अगर मैं ये बिल 21 तारीख को बनाऊंगा तो फिर 18 ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम लोग 21 सितंबर को इस बिल को बनाते हैं, यानी परचेस की एंट्री करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको वो कमीशन जो ग्रुप है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ग्रुप पे हम लोग ने इफेक्टिव डेट डाला है 22 सितंबर। तो अगर मैं 22 सितंबर के पहले अगर लूंगा तो क्योंकि मैंने लेजर लेवल पे स्पेसिफाई किया है, इसलिए कमीशन टू रेफरेंस में वो मुझे यहाँ पे 18% ही दिखाएगा और मेरा कैलकुलेशन जो है वो 18% के हिसाब से ही आएगा। दिख रहा है आप लोग को? इज इट क्लियर? तो आप ग्रुप लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हो, आप लेजर लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हो। आपने एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी लेजर बनाए हैं उसमें विथ इफेक्ट फ्रॉम जितना भी रहेगा वो सारा इम्पैक्ट आपका कैच कर लेगा। अगेन कमिंग टू दिस GST रेट सेटअप, आई होप के लेजर लेवल पे आपका जो परसेंटेज आपको जो डिफाइन करना है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए आपको लेजर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपके परसेंटेज भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये 28% है, ये 18% है। यहाँ पे GST रेट डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड है। इन केस इफ यू वांट, अभी जैसे मुझे यहाँ पे है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 18% में यहाँ पे मल्टीपल HSN कोड दिए हुए हैं, राइट है। HSN या SSC कोड, अभी ये सर्विस के आपको रिलेटेड है लेजर्स,
तो डेफिनेटली एसएससी कोड रहेंगे। अब ये इसका ही मुझे सबका परसेंटेज चेंज करना है। मुझे 22 सितंबर से मुझे 5% करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ग्रुप था जीएसटी रेट 18% वाला, जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। यहाँ पे ये सारे लेजर्स आ गए। यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस करूंगा। कंट्रोल स्पेस करके यहाँ पे अपडेट जीएसटी डिटेल्स में जाना है। क्या करना है, अपडेट जीएसटी डिटेल्स में जाना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्रोवाइड एचएसएन एसएससी डिटेल्स। आपको यहाँ पे नो करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने जो स्पेसिफाई किया है वो हमें एज इट इज रखना है। यहाँ पे हमें नया परसेंटेज डिफाइन करना है। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर। यहाँ पे एंटर करके टैक्सेबल लेना है और 5%। इनकेस अगर आपको बाइफरकेशन देखना है कि सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, तो आपको यहाँ पे F2 में कॉन्फ़िगर में जाके प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 5% डालोगे बाय डिफॉल्ट 2.5% 2.5% आ जाएगा। तो आईजीएसटी आपका 5% रहेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आपका 2.5% का हो जाएगा। अब यहाँ पे एंटर करोगे तो अगेन इफेक्टिव डेट पूछेगा, कब से एप्लीकेबल है। इफेक्टिव डेट इन द सेंस एप्लीकेबल, कब से एप्लीकेबल हो रहा है। तो वी विल से 22 सितंबर 2025 से। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से देखो, क्योंकि 18% वाला सारे प्रोडक्ट्स मूव हो गए 5% में, तो अब मुझे यहाँ पे सारे 5% में दिखाई देंगे। दिख रहा है आप लोग को, विदाउट चेंजिंग एचएसएन एसएससी। तो मेरा एचएसएन एसएससी चेंज नहीं हो रहा है, भले वेरियस एचएसएन एसएससी है, बट क्योंकि मैं यहाँ पे जो पर्टिकुलर ग्रुप है, यानी जो परसेंटेज एप्लीकेबल है, उसके ऊपर एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे ये सारे लेजर दिखाएगा। कंट्रोल स्पेस करके मैं सिलेक्ट करता हूँ और अपडेट जीएसटी डिटेल्स में जाना है। प्रोवाइड एचएसएन एसएससी डिटेल्स पे नो करना है, क्योंकि जो एचएसएन एसएससी आपने स्पेसिफाई की है उसे हमें चेंज नहीं करना है, खाली परसेंटेज चेंज करने हैं। यस करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करना है। जो 5% एप्लीकेबल है 12%, 12% तो फिलहाल नहीं है। अगर एग्जाम्प्ट है तो आपको एग्जाम सिलेक्ट कर लेना है, 0% है तो 0% सिलेक्ट करना है। यदि एग्जाम्प्ट है तो आप एग्जाम सिलेक्ट कर लो और फिर आपको डेट डालनी है। अगर एग्जाम नहीं है, परसेंटेज चेंज हुए, नील रेटेड है, नॉन जीएसटी है, या टैक्सेबल में अगर परसेंटेज चेंज, जैसे 18 का 5% हो गया, 28 का 5% हो गया, या 18% हो गया, तो वो परसेंटेज आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने हैं। एंड फिर आप जब एंट्री करोगे तो आपको स्पेसिफिक वो परसेंटेज के हिसाब से ही दिखाई देगा। एक एग्जांपल आपको चाहिए तो मैं और एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सीआरएम एक्सप्रेस का। तो ऑल्ट जी करता हूँ, यहाँ से क्रिएट वाउचर में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 18 का ही दिखाएगा, क्योंकि बिल जो मैं बना रहा हूँ, यानी जो मैं एंट्री कर रहा हूँ, वो 21 सितंबर की है। इसके लिए यदि मैं सीजीएसटी भी कैलकुलेट करूंगा तो 9% के हिसाब से करेगा। ऑल्ट ए करके हम लोग यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 18% मेरा जीएसटी लग रहा है, प्लस यहीं पे मुझे सोर्स भी मिल रहा है कि कहाँ से मेरा एचएसएन एसएससी पिकअप हो रहा है और कहाँ से मेरा रेट पिकअप हो रहा है। तो सीआरएम एक्सपेंस जो लेजर है, वहीं पे मैंने सर्विस अकाउंटिंग कोड डाला हुआ है, और परसेंटेज भी जो मैंने रेट जो डिफाइन किए हैं वो भी मैंने लेजर लेवल पे डिफाइन किए, इसलिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे उसका सोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सोर्स मिल गया। अब आपका जीएसटी यहाँ पे 2360 के हिसाब से कैच करेगा। बट सेम इनवॉइस यदि मैं 22 सितंबर में करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, चेंज द डेट 22 सितंबर या उसके बाद मुझे करना है एंट्री। यहाँ पे देखिए आपको बाय डिफॉल्ट अब वो 5% ही कैश करेगा, 18% कैश नहीं करेगा। तो क्योंकि मैंने जो इफेक्टिव डेट डाली है 22 सितंबर की, तो 22 सितंबर से मेरा 5% टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, और मेरा जीएसटी जो कैलकुलेशन होगा वो भी 5% के हिसाब से हो जाएगा। अगेन सेम ऑल टे करके टैक्स एनालिसिस में चेक करेंगे तो यहाँ पे मुझे 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये मेरा
लोकल परचेज है, विद इन द स्टेट परचेज है, लोकल परचेज है, इसके लिए मुझे 5% यानी 2.5% CGST, 2.5% SGST लगेगा इंस्टेड ऑफ 18% जो मुझे पहले लग रहा था 21 सितंबर तक। तो मेरा जो प्रीवियस डेटा है वो एज रहेगा और जो नया एंट्री होगा 22 सितंबर से वो नए रेट से एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज रिलेटेड टू योर लेजर अकाउंट्स। नाउ वी विल सी फॉर द प्रोडक्ट्स आल्सो। आई होप कि ये लेजर आपको समझ में आ गया है। किसी को कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड? एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? प्लीज थोड़ा सा अनम्यूट करके अगर आप बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपके कुछ क्वेरीज है तो मैं रिपीट करूं या No if query. GST rate change likely this it will affect current report or not? सी अगर आप इफेक्टिव डेट डालते हो, एक क्वेरी आई है कि अगर जीएसटी रेट चेंजेस करते हैं तो हमारे करंट रिपोर्ट में इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जिसका भी क्वेश्चन है मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट मेंशन कर रहे हैं, दैट इज 22 सितंबर। तो 21 सितंबर तक आपका अगर 2017 से भी डेटा है, 2017 से लेके जुलाई 2017 से लेके अगर आपका 21 सितंबर तक का डेटा अगर ओल्ड रेट में है तो वो एज इट इज रहेगा। आपके जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं या आपके प्रीवियस इनवॉइसेस है उसमें कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। आपकी जो भी एंट्रीज, अभी जैसे मैंने बताया कि 21 तारीख में जब मैंने एंट्री की तो उसमें 18% जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, लेकिन जब मैं 22 तारीख में एंट्री कर रहा हूँ तो 5% एप्लीकेबल हो जाएगा। होप कि आपकी क्वेरी रिजोल्व हो चुकी है। आपकी क्वेरी का आंसर मैंने दिया है। Anyone else having any query or want me to repeat the same? Most welcome, sir. Thank you very much. तो हमारी यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की गई है। इनकेस अगर आपको चाहिए तो यू कैन फिल अप द फॉर्म एंड यू कैन रेज योर क्वेरीज देयर आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ वी विल सी कि हमें प्रोडक्ट लेवल पे किस तरह से डिफाइन करना है। तो सेम ऑल्ट जी करना है यहाँ पे, ऑल्ट जी रेट सेटअप सिंपल। मुझे बाकी स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, जैसे हम यहाँ पे फॉलो कर दें, डिस्प्ले में गए, फिर स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स में गए, जीएसटी रिपोर्ट्स में गए, जीएसटी यूटिलिटीज में तो वो सब हमें करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ऑल्ट जी करेंगे, यहाँ पे रेट सेटअप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ग्रुप सिलेक्ट करना है। अब जैसे ये है कि अदर ग्रुप से या कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं, टैली प्राइम का ग्रुप ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे 18% वाले भी है और कहीं पे ऐसा कि मैंने रेट डिफाइन नहीं किए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप लेवल पे चेंज कर देता हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट लेवल पे मैंने डिफाइन किया है। बट अगेन सेम मैं क्या करता हूँ, जो टैली प्राइम है उसके ग्रुप लेवल पे मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। एसएससी कोड है, एचएसएन कोड है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा जो भी आपका प्रोडक्ट का, यानी एक ही ग्रुप है, एचएसएन कॉमन रहते हैं सबके लिए, तो आप यहाँ पे सेम डाल सकते हो। अगर आपके अलग अलग है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई मत कीजिए, आप यहाँ पे स्पेसिफाइन वाउचर लेवल भी कर सकते हो। तो वो भी आपका यहाँ पे डेट डाल के आप ले सकते हो 22 सितंबर 25 से। और आपके जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिए है एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, यानी कि स्टॉक ग्रुप पे मेंशन किया है या आपने कंपनी लेवल पे भी मेंशन किया है, तो वहां से वो रीड करेगा। स्पेसिफाइड डिटेल्स ये करोगे तो यहाँ पे जो आप स्पेसिफाई करोगे वो आपके एंट्री में कैच करेगा। स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे स्लैब वाइज परसेंटेज एप्लीकेबल होता है। रेडीमेड इंडस्ट्री है, फुटवेयर इंडस्ट्री है, तो जहाँ पे स्लैब एप्लीकेबल होता है कि 1000 रुपीज तक अगर मैं कोई शर्ट खरीदता हूँ तो मुझे 5% लगेगा, लेकिन 1000 से लेकर 2000 का रेट है तो मुझे 12% लगेगा। और 2000 से ऊपर है तो जैसे आपने व्हीकल के लिए भी सुना होगा कि अप टू सर्टन अमाउंट उसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल था वो 28% था। फिर अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसका जीएसटी बढ़ जाता है। सेम वे यहाँ पे भी इस तरह से कि स्लैब बेस्ड एप्लीकेबल है। अगर आपको क्लासिफिकेशन यूज करना है तो यू कैन क्रिएट अ क्लासिफिकेशन ऑल्सो, जो आपने ईयरली 9 के टाइम पे शायद देखा होगा। तो प्राइम में भी आप जीएसटी क्लासिफिकेशन अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप क्लासिफिकेशन बना के रख सकते हो। जब भी आपको एंट्री लेवल पे भी अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लासिफिकेशन यूज करना है तो आप यू कैन यूज अ क्लासिफिकेशन, या आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो स्पेसिफाइड वाउचर।
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, HSN SSC जो है हम लोग ने स्पेसिफाइड वाउचर कर दिया, रेट में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये ग्रुप लेवल पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि मेरा 5% एप्लीकेबल है। और यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 22 सितंबर। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे रहा है, डेट ऑफ एंट्री लास्ट एंट्री ले रहा है, करंट डेट ऑफ कंपनी ले रहा है, यानी जो कंपनी के करंट डेट है, क्योंकि मैंने एंट्री ऑलरेडी कर दी है। टुडे यानी मेरा जो सिस्टम का डेट है, कंप्यूटर डेट, वो रीड करेगा। टुमारो यानी कल का डेट पकड़ेगा। अगर इट इज सिस्टम डेट, अगर मेरा जो सिस्टम का डेट है यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 12 सितंबर है, बट अगर ये प्रॉपर नहीं चलता तो हो सकता है कोई और डेट होती तो वो हिसाब से डेट लेता था। बट क्योंकि मेरी सिस्टम डेट प्रॉपर काम कर रही है, इसलिए 12 सितंबर करंट डेट है और टुडे की डेट है कंप्यूटर के हिसाब से, और टुमारो कंप्यूटर डेट अगेन कल की डेट का। सो मुझे 22 सितंबर लेना है तो मैं यहाँ पे 22 सितंबर ले लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये जो टैली प्राइम के अंडर में जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था तो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो भले वो टाइम पे रेट नहीं था एप्लीकेबल, बट मुझे यहाँ पे एप्लीकेबल करना है तो मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे भी 5% लगेगा। अब मैं इसमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं टैली प्राइम गोल्ड बेच रहा हूँ। अगेन F8 सेल्स करते हैं या परचेस करेंगे, कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, चेंज मोड करके ऐसे आइटमाइज इनवॉइस कर देता हूँ। ये टैली प्राइम गोल्ड मैंने ले लिया। यहाँ पे कोई भी एक मेरा बैच नंबर है, यहाँ पे मैंने रेट डाल दिया। अगेन सी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है। डू यू वांट टू सिलेक्ट फ्रॉम टैली प्राइम गोल्ड, ग्रुप लेवल से सिलेक्ट करना है, या टैली प्राइम गोल्ड आपको प्रोडक्ट लेवल से सिलेक्ट करना है। मुझे सिलेक्ट करना है ग्रुप लेवल से, तो मैं ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे 5% एप्लीकेबल हो जाएगा। HSN SSC अगर आप देखो तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप लेवल पे स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने प्रोडक्ट लेवल पे स्पेसिफाई किया है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल से कैच कर रहा है। यहाँ पे मैं CGST डाल देता हूँ, SGST डाल देता हूँ। तो ये मेरा टोटल प्रोडक्ट का कॉस्ट आ गया। इन केस आपको टैक्स एनालिसिस चेक करना है तो आप टैक्स एनालिसिस में भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो टैक्स रेट है वो 5% एप्लीकेबल हो गया। बट कहाँ से आया है GST रेट डिटेल्स, स्टॉक ग्रुप लेवल से मैंने सिलेक्ट किया है, इसके लिए यहाँ पे ये 5% आ गया है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। now यहाँ पे एक चीज और है कि अगर मुझे सारे प्रोडक्ट के ऊपर मुझे ग्रुप लेवल पे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपडेट GST डिटेल्स करता हूँ, यहाँ पे मैं नो करता हूँ और एज पर कंपनी ग्रुप स्टॉक ग्रुप में सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं प्रोडक्ट लेवल पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट लेवल पे क्या स्पेसिफाई करना है। तो मुझे एक एक प्रोडक्ट भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, और प्रोडक्ट के ऊपर जो मैंने HSN कोड डाले हैं वो मेरे चेंजेस भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं 5% कर दूंगा तो वो प्रोडक्ट लेवल पे भी मेरा चेंजेस हो जाएगा। अगेन इफेक्टिव डेट 22 सितंबर, यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो दो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ब्रैकेट पे आपको परसेंटेज और टैक्स दिखाई देंगे, बिकॉज इसका जो सोर्स है, आप अगर F12 करोगे तो यहाँ पे भी आपको सोर्स ऑफ GST डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको सोर्स दिखाई देगा कि आपने यहाँ पे ये जो है स्टॉक लेवल पे आपने डिफाइन किया है, बट ये जो दो प्रोडक्ट है उसका आपने ग्रुप लेवल पे डिफाइन किया है। इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा रहा है कि ये
अपने स्टॉक ग्रुप लेवल से पिकअप किया है, और यहाँ पे जो रेट और HSN है वो आपके स्टॉक आइटम लेवल से पिकअप हो रहे हैं। इज दिस क्लियर? और कुछ किसी का कंसर्न है इससे रिलेटेड, कुछ क्वेरी? आप अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करके क्वेरी पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ आपकी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क अस। अब सेम में मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे इतने सारे आइटम्स हैं, अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे एक एक करके करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल जैसे ये 12.5% वाले तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 0% वाले हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे आपको कर्सर को लेके जाना है जो आपका फर्स्ट रेड है, यहाँ पे शिफ्ट और एंटर करोगे तो आपका ये जो ड्रिल डाउन है वो कंडेंस हो जाएगा। अगेन यू ड्रिल डाउन, ये कंडेंस हो गया है। यहाँ पे आप अगेन यहाँ पे ड्रिल डाउन, यहाँ पे ड्रिल डाउन। अब आपको ये चाहिए कि ये जो 18% में जितने भी प्रोडक्ट्स है मेरे, उस सबका HSN SSC मुझे चेंज नहीं होना चाहिए, मुझे खाली परसेंटेज चेंज करना है। तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है। तो ये जो परसेंटेज है यहाँ पे आपको ऊपर देखो GST रेट 18% वाला जो स्लैब है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको खाली कंट्रोल स्पेस करना है और अपडेट GST डिटेल्स करना है। यहाँ पे जाके आपको अगेन HSN SSC को नो कर देना है। यहाँ पे क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज करना है, यहाँ पे यस करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, टैक्सेबल और 5%। तो ये भी आप कर सकते हो। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा अभी भी 18% है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप जितने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए और जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है 5%, उसको आप रेंडमली आपको अनसिलेक्ट कर देना है, स्पेस बार देके अनसिलेक्ट करना है। अगर मुझे एक साथ मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं, देखो तो कंट्रोल स्पेस करना है, यहाँ पे ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो खाली स्पेस बार दबाओगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस करते हो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये देखिए ये सिलेक्ट ऑल हो गया। अब मुझे रेंडमली इसमें से कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मुझे परसेंटेज चेंज नहीं हुए हैं, तो मुझे चेंज नहीं करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, अनसिलेक्ट कर दोगे तो वो उसके ऊपर परसेंटेज चेंज नहीं होगा, लेकिन जो सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर परसेंटेज एप्लीकेबल होगा। सो हम लोग यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, अपडेट GST डिटेल्स, यहाँ पे नो करना है, अगेन स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पे 5% करना है और इसे मुझे इफेक्टिव डेट 22 सितंबर कर देना है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये 3 प्रोडक्ट्स हो गए जो 18% में है, दिख रहे हैं? तो जो रेंडमली प्रोडक्ट्स मैंने अनसिलेक्ट कर दिए थे उसके ऊपर अभी भी 18% GST एप्लीकेबल है, और जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पे 5% में आ गए हैं विदाउट चेंजिंग माय HSN SSC। सो मेरा HSN SSC है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बट मेरा परसेंटेज चेंज हो गया। यहाँ पे मुझे इफेक्टिव डेट भी दिखाई दे रही है, और यहीं पे अगर आप स्पेस करते हो, अपडेट GST डिटेल्स करते हो, और यहीं पे आपको GST HSN SSC डिटेल्स हिस्ट्री भी मिल जाएगी और GST रेट डिटेल्स हिस्ट्री भी मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी मिल जाएगी कि आपका 1 जुलाई 2017 से लेके 21 सितंबर 25 तक आपका यहाँ पे जो रेट आपने स्पेसिफाई किया था वो अनचेंज रहेगा। 18% है तो 18% ही रहेगा, और 22 सितंबर से आपने जो नए 5% स्पेसिफाई किए हैं कि आप उसको जीरो रेट करते हो, एग्जाम करते हो, नील रेटेड करते हो, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेरी है। अभी आपने बताया कि मेरी आवाज आ रही है, राइट? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, आपने बताया कि GST रेट जैसे कि 12 से 5% हुआ है, उसका HSN या SAC चेंज नहीं हुआ है, राइट? मतलब बराबर ये है। सारे रेट्स के लिए ऐसे है? सी जनरली क्या होता है, उन्होंने HSN SSC चेंज नहीं किए हैं, उन्होंने खाली जो 12% का जो रेट था और 28% था वो उन्होंने निकाल दिया है। सो जहाँ पे 12% है वहां पे हो सकता है कि उन्होंने 5% कर दिए होंगे या 0% में लेके गए होंगे, या ये भी हो सकता है कि जहाँ पे 12% था उसको उन्होंने 5% में लाया है, 0% में लाया है। जैसे 28% उन्होंने हटा दिया तो 28% वाला हो सकता है कि उन्होंने 18% में लाया है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको ऐसा लगा कि उसका परसेंटेज बढ़ाना है तो उसका उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है।
बट एचएस और एसएससी को उन्होंने कहीं पे चेंज नहीं किया है सच। ओके ओके फाइन। और वो जीएसटी रेट्स तो जो अमेंडेड है वो तो अभी सीबीआईसी के साइट पर मिल जाएगा ना? सीबीआईसी के साइट पे भी मिल जाएंगे, प्लस आप जैसे मैंने आपको बताया टैली में से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे आपका यूजर नेम डालना होता है, जो आपने एपीआई ई इनवॉइस के लिए यूज किया है वो आपको डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो पोर्टल पे जो भी उसका रेट वगैरह एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पे टैली में विद इन टैली आपको मिल जाएगा। सो यू कैन रिफर दैट साइट ये ऑल्सो। गेट, हाँ बोलिए सॉरी गो अहेड। बोलिए बोलिए। ये आप स्टार्टिंग गेटवे में आपने जो बताया वो जीएसटी यूटिलिटीज वहीं से चेक करना है ना, ये जीएसटी रेट? वहीं से भी कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया कि अगर आपको इतने स्टेप्स फॉलो नहीं करने, जैसे मैं डिस्प्ले में गया, स्टेच्यूटरी रिपोर्ट्स में गया, जीएसटी रिपोर्ट्स में गया, जीएसटी यूटिलिटीज में जाता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है बराबर, जीएसटी रेट सेटअप। बट मुझे उतना सब नहीं करना है, तो आई जस्ट कोई भी स्क्रीन पे हूँ, मैं ऑल्ट जी प्रेस करता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पे एंट्री लेवल पे हूँ, अब मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट यूज करना है ऑल्ट जी। ऑल्ट जी करके यहाँ पे रेट सेटअप का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी मैं यूज कर सकता हूँ उसको। या आप जो प्रोडक्ट लेवल पे हो, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट से बिल बनाता हूँ सपोज, यहाँ पे मैं चेंज मोड करता हूँ, आइटम इन्वेस्ट करेंगे, परचेस का एंट्री है। विघ्नेश सर आपका स्क्रीन अलग दिख रहा है। अलग दिख रहे हैं? क्यों टैली का स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यस, बहुत सब दिख रहा है। ओके, एक्चुअली मे भी किसी ने दूसरे ने शेयर किया हुआ है स्क्रीन। ओके, अभी No. टैली का स्क्रीन दिख रहा है? नहीं आपका नहीं दिख रहा है, पर उन्होंने बंद कर दिया है शायद से कस्टमर हाँ, ने। बट अभी मेरा आप स्क्रीन अभी दिख रहा फिर है? से शेयर कर लीजिए। ओके, एक मिनट वेट। Yes, now it's visible. Now you can explain again. Yes, Rasika, thank you very much for your feedback. So now I'll select ledger. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे भी परसेंटेज वगैरह चेंज करना है, या गेट जीएसटी एचएस सॉरी एचएसएन एसएससी इन्फो करना है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ, मुझे अपना जो ई इनवॉइस का आईपी लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स है वो मुझे डालना है, एंड जो पोर्टल पे उसका टैक्स रेट वगैरह एप्लीकेबल होंगे वो यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे। या जैसे आपने सजेस्ट बताया कि आप सीबीआईसी की साइट पे जाके भी चेक करना चाहते हो, तो वहां से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आप परसेंटेज वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हो। यू गो टू मोर डिटेल्स, मोर डिटेल्स में जाके आपको यहाँ पे देखिए जीएसटी एचएसएन एसएससी डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे हिस्ट्री में भी आप जाके देख सकते हो। सेम वे यहाँ पे परसेंटेज का भी ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए 22 सितंबर का आ गया है। बट यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक एक प्रोडक्ट का करना पड़ेगा, जो मैंने रिपोर्ट में बताया है उसमें आपके अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो एक एक नहीं करके आप सिलेक्ट करके या अनसिलेक्ट करके जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको परसेंटेज चेंज करने हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 5% आपको ऑलरेडी दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग ने सारे प्रोडक्ट्स का एक साथ में ही चेंज कर दिया है। इज दिस क्लियर? Yes, thank you. थैंक यू। स्टिल एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? और किसी का कुछ क्वेरी है? ठीक है। सो अगेन आपने जो क्वेरी की थी मुझे रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो आपको एक और चीज बता देता हूँ। गो टू डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी यूटिलिटीज। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वैलिडेट पार्टी जीएसटी एंड यूएन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप का जीएसटी जो मैंने डाले हैं उसका वैलिडिटी मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी एंड
यूएन, ये जब आप क्लिक करोगे तो पोर्टल से उनके जो भी वैलिड है वो सारे यहाँ पे चेक हो जाएंगे। अगर किसी का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस आ गया है कि वो जीएसटी एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब इतने सारे लेजर्स है, अभी यहाँ पे तो मुझे 13 है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ज्यादा होते हैं तो मुझे चेक करना डिफिकल्ट होता है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू बेसिस ऑफ वैल्यूज स्टेटस, और इनएक्टिव जीएसटी कितने हैं वो मुझे चेक करना है, तो आई कंट्रोल। यहाँ पे एक भी जीएसटी नंबर ऐसा नहीं है जो इनएक्टिव है। सो अगेन आई प्रेस एनी, तो जितने भी मेरे एक्टिव है यहाँ पे उसका डिटेल्स मुझे मिल जाएगा कि एक्टिव है या नहीं है। और साथ में ये वेरीफाई भी हो गया कि ये पोर्टल से मैच हो रहे हैं। एडिशनल इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे मुझे उसका जो भी पोर्टल पे उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह डाली है वो सारा कुछ मिल जाता है, अलॉन्ग विद द फाइलिंग हिस्ट्री। तो यहाँ से मुझे उसकी फाइलिंग हिस्ट्री भी मिल जाती है, उसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है नहीं है, उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, डेट ऑफ कैंसिलेशन इन केस अगर कैंसिलेशन है या सस्पेंडेड है तो वो भी मिल जाता है, और साथ में उनका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वो भी मिल जाता है, और पिछले 6 महीने में उन्होंने कौन से भी रिटर्न पीरियड कौन से डेट पे फाइल किए हैं वो सारा यहाँ पे मुझे हिस्ट्री मिल जाता है, जो हम लोग पहले पोर्टल में जाके चेक करते थे। तो ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे टैली पे मिल जाती है। तो दिस फीचर ऑल्सो यू कैन यूज इन केस अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप ये फीचर भी यूज कर सकते हो। पार्टी का कोई भी नया वेंडर है या जो एग्जिस्टिंग है उसका जीएसटी नंबर आपको वेरीफाई करना है। हो सकता है कि कल आपने किसी वेंडर से ट्रांजेक्शन किया था, वो रजिस्टर्ड था, बट इस महीने में उसने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उसका जीएसटी नंबर टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है। उसने रिटर्न सबमिट नहीं किया तो उसका ई-वे बिल इनवॉइस भी हो सकता है कि सस्पेंड कर दिया हो। तो आप यहीं से उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। बिफोर यू फाइल योर रिटर्न यू कैन वेरीफाई, इवन कस्टमर्स के आपके जीएसटी नंबर है वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो B2B के जो ट्रांजेक्शन है वो B2C में जाने चाहिए, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो भी आप टैली में यहाँ पे कर सकते हैं आफ्टर वेरीफाइंग द जीएसटी नंबर्स। इज दिस क्लियर? तो नाउ वी विल सी फॉर द एमएसएमई के एमएसएमई के लिए टैली में क्या अपडेट आया है। तो ये हमारा है रिवाइज्ड एमएसएमई, एक डेटा है। डिस्प्ले में जाके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में यहाँ पे आपको एमएसएमई रिपोर्ट्स मिलेगा। यहाँ पे आपको एमएसएमई फॉर्म 1 है, और यहाँ पे है आपका अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स। उसके पहले इन केस अगर आप जिस फॉर्म में आपका जो फॉर्म है यानी आपकी जो कंपनी है यदि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो उनको फॉर्म 1 फाइल करना है। तो उसकी डिटेल्स आपको, आपकी कंपनी की डिटेल्स कहाँ पे फिलअप करनी है वो बता देता हूँ। आपको कंपनी में जाना है, कंपनी में जाके आपको फीचर्स पे क्लिक करना है। फीचर्स में जाके यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। मोर डिटेल्स में जब आप शो मोर करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी कंपनी की डिटेल्स डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगेन आई विल शो यू द सेम प्रोसेस। इन केस इफ योर कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, तो कंपनी में जाना है, कंपनी का जो ऑप्शन है टैली में, कंपनी ओपन करने के बाद फीचर्स में जाना है, F11 फीचर्स में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स पे क्लिक करोगे, शो मोर के बाद आपको यहाँ पे आपका कंपनी का डिटेल्स डालना है, वेदर योर कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अगर आपका माइक्रो है, स्मॉल है तो भी ठीक है, अगर मीडियम है तो भी नो प्रॉब्लम। बट आपके नॉलेज के लिए कि मीडियम जो है और एंटरप्राइज है, और उनकी एक्टिविटी टाइप अगर माइक्रो भी है स्मॉल भी है, पर उनकी एक्टिविटी अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो प्रेजेंटली इन्हें एमएसएमई से एक्सक्लूड कर दिया है। तो आपको अपनी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है तो आप अपडेट करके रख सकते हो, पर आपको फॉर्म 1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो सॉरी, आपकी कंपनी की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। सपोज मेरा माइक्रो है तो यहाँ पे मुझे उद्यम नंबर डालना है, जो पूरा उद्यम नंबर सर्टिफिकेट के ऊपर दिया होता है वो उद्यम नंबर डालना है। और यहाँ पे मुझे एक्टिविटी टाइप डालनी है, वेदर माई कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर, वेदर माई कंपनी इज अ सर्विस इंडस्ट्री, और वेदर माई कंपनी इज डूइंग अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं ट्रेडिंग सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ मतलब सर्विस सिलेक्ट करूंगा, और मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करूंगा। तो ये डिटेल्स हो गई आपकी कंपनी से रिलेटेड। फर्दर जब आप यहाँ पे देखोगे तो क्रेडिट डेज एज पर एमएसएमई नॉर्म्स जो है आपका, अगर एग्रीमेंट है तो आपको 45 डेज का क्रेडिट अलाउ किया गया है, यानी वेंडर को पेमेंट करने के लिए आपको 45 डेज का क्रेडिट टर्म्स दिया गया है। सेम वे आप रजिस्टर्ड हो
तो आप जिससे डील करते हो वो जो आपके कस्टमर्स है या आपके जो डेटर्स है वो आपको विद इन 45 डेज पेमेंट करने चाहिए इन केस इफ एग्रीमेंट इज देयर, बट इन केस इफ एग्रीमेंट इज नॉट देयर तो विद इन 15 डेज पेमेंट करना जरूरी है। तो ये क्रेडिट टर्म्स एज पर एमएसएमई है। इन केस अगर कुछ चेंज आते हैं तो आप यहाँ पे उसे अपडेट भी कर सकते हो सकता है 45 का 60 भी कर दे, 90 भी कर दे, और जो विदाउट एग्रीमेंट है उसका भी पीरियड 15 से बढ़ा के 30 दिन का कर दे। तो वो पीरियड आपको जो चेंज करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा कंपनी से रिलेटेड। नाउ वी आर कमिंग टू अवर वेंडर्स रिलेटेड। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, अगेन एमएसएमई रिपोर्ट्स, और यहाँ पे है आपका ऑप्शन अपडेट पार्टी एमएसएमई। सबसे पहले मुझे पार्टी का एमएसएमई डिटेल्स अपडेट करना है, यानी जो मेरे वेंडर्स है उसका मुझे एमएसएमई डिटेल्स अपडेट करना है। और एल्स यू कैन यूज दिस ऑल्ट जी और एमएसएमई पार्टी डिटेल्स। ये देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑल्ट जी करके शॉर्टकट में। आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और यहाँ पे ऑल लेजर्स लेने हैं तो आपने ऑल लेजर्स ले लिए। यहाँ पे आप देखिए आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स डाली हुई है, माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। उसका उद्यम नंबर होता तो मैंने यहाँ पे डाला होता, और यहाँ पे उसकी एक्टिविटी टाइप, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट इज अ सर्विस, और वेदर इट इज अ ट्रेडर। तो यहाँ पे ये मैंने सब डाला हुआ है। ये देखिए दिख रहा है आप लोग को। तो ये प्रोसेस आप लोग को यहाँ तक का आपको समझ में आया? पार्टी का और अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो वो डिटेल्स कैसे अपडेट करनी है। Yes, thank you. थैंक यू। सो नाउ विल गो अहेड। ये मैंने डिटेल अपडेट कर दी। उसके बाद जैसे जैसे मैं पार्टी को पेमेंट करूंगा, आपको पता होगा कि एमएसएमई को हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना होता है। फॉर्म 1 जो फाइल करना है वो हाफ ईयरली होता है, अप्रैल टू सितंबर। आप जैसे ही सितंबर खत्म होगा तो आपको अक्टूबर में रिटर्न फाइल करना है, और अक्टूबर से लेकर मार्च का जो रिटर्न है वो अप्रैल में फाइल करना होता है। सो एमएसएमई फॉर्म 1 का जो नया अपडेट है वो इसमें टैली में आ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स यानी आपका कस्टमर का डिटेल्स आएगा, उसके बाद उनका पैन नंबर आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पेड बिल्स यानी आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो, सो विद इन क्रेडिट पीरियड आपने कितना पे किया है। अगर यहाँ पे आप ऊपर देखो तो अलाउड क्रेडिट पीरियड जो है दैट इज 45 डेज एज पर एमएसएमई एग्रीमेंट। तो एमएसएमई एग्रीमेंट के हिसाब से 45 डेज का, जैसे मैंने बताया कि कल को अगर वो 45 या 90 भी होता है तो हम वहां पे 90 करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 90 हो जाएगा। मुझे और कहीं पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली एफएलएन में जाके 90 डेज कर दूंगा 45 का, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 90 हो जाएगा। तो पेड बिल्स विद इन क्रेडिट पीरियड यानी 45 डेज के अंदर मैंने कितने बिल्स का पेमेंट किया है वो यहाँ पे डिटेल्स आते हैं। नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने पे किए हैं और उसकी टोटल अमाउंट कितनी है। आफ्टर क्रेडिट पीरियड मैंने कितने पे किए हैं, तो एक बिल मैंने पे किया है जिसका अमाउंट है 30,000। अब मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, तो विद इन क्रेडिट पीरियड मेरा कुछ भी नहीं, यानी 45 डेज के बाद विद इन 45 डेज मेरा कुछ भी नहीं है, बट इट्स आफ्टर क्रेडिट पीरियड यानी 45 डेज का क्रेडिट पीरियड पार होने के बाद मेरा 12 इनवॉइसेस है जिसका मुझे 25,69,000 का मुझे पेमेंट करना है। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से डिटेल्स है, बट ऊपर अगर आप देखो तो शारदा ट्रेडर्स नो पैन, और सुमा जो है उसका पैन नंबर गलत है, यहाँ पे पार्टीज विथ इनवैलिड और नो पैन। सो जब तक आप इनका डिटेल्स नहीं डालोगे इनकी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पार्टी का पैन नंबर भी आपको मैंडेटरी है कि आपको मेंशन करना जरूरी है। गलत पैन नंबर होगा तो भी आपका डिटेल्स कैप्चर नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नीचे आप देखो तो पार्टीज विद वैलिड पैन। अब यहाँ पे एक चीज और देखने जैसी है, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि आंध्रा सेल्स कॉर्पोरेशन जो है उसका बैंगलोर में एचओ है, यहाँ पे बैंगलोर में उसका रीजनल ऑफिस है। आंध्र सेल्स कॉर्पोरेशन का चेन्नई में भी ऑफिस है, आंध्र सेल्स कॉर्पोरेशन दिल्ली में भी ऑफिस है, बैंगलोर में भी ऑफिस है। सो लोकेशन वाइज उसके ऑफिस भले अलग अलग है, बट मुझे जो रिपोर्ट सबमिट करनी है बेसिकली पैन बेस्ड मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है। सो भले उसके मल्टीपल लोकेशन होने दो, बट मुझे पैन बेस्ड, क्योंकि पैन नंबर कॉमन है, जीएसटी में भी पैन नंबर कॉमन रहता है, तो मुझे पैन बेस्ड उसकी डिटेल सबमिट करनी है। जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रिल डाउन करता हूँ तो मुझे लोकेशन वाइज कौन से बिल का मैंने विद इन क्रेडिट पीरियड पेमेंट किया है और आफ्टर क्रेडिट पीरियड पेमेंट किया है
वो सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो जाती है, कितने दिन ओवर ड्यूज है वो सारा यहाँ पे फिगर्स कैप्चर होता है। यहाँ पे मैं पीरियड चेंज करूंगा अप्रैल 25 से लेके सितंबर 25, क्योंकि मुझे हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाती है कि अप टू 30, ये भी देखिए 1000 रुपीज जो है, और मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूँ यहाँ पे इस इनवॉइस के सामने, और 30,500 है वो मेरा आउटस्टैंडिंग है। तो ये ड्यू कभी था, 26 जून को ड्यू था, और उसका जो ओवर ड्यू डेज है वो 461 हो चुका है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स कैप्चर हो रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी होती है। फिर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्चर यहाँ पे। अब यहाँ पे दिखा रहा है पार्टीज विद इनवैलिड एंड नो पेन विल नॉट बी एक्सपोर्टेड, यानी जहाँ पे आपने पैन नंबर नहीं डाले हैं या आपने गलत पैन नंबर डाले हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर नहीं होगी फॉर्म 1 में। क्लिक एक्सपोर्ट टू कंटिन्यू, क्लिक बैक टू रिटर्न टू दो, यानी आप अगर एस्केप करो एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। अब ये एक्सेल बेस्ड है, यानी ये जो फाइल है वो एक्सपोर्ट जनरेट करेगी। ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे ये फाइल जनरेट होगी, सो मैं यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जब मैं डेटा एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ मुझे एमसीए का टूल जो है पोर्टल से मुझे डाउनलोड करना है। एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, तो ये मुझे पहले डाउनलोड कर लेनी है। तो अगेन आई गो टू माय फोल्डर, ये जो यूटिलिटी है यहाँ पे है, तो मैं ये इसका पास दे देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी यूटिलिटी है, मैंने डाउनलोड की हुई है। सो व्हाट आई डू इज आई कॉन्फ़िगर इट, और जहाँ पे मेरा फोल्डर पाथ है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ। जहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना है वहां पे मुझे टेम्पलेट डालना है, तो वहां से वो टेम्पलेट रेड करेगा। अभी मेरा टेम्पलेट यही फोल्डर में है, तो मैं यहीं पे एक्सपोर्ट करता हूँ। एक दो मिनट दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, टूल मेरे पास है।
Sorry, unfortunately that utility presently is not supporting, but मैं आपको वो जो utility है वो दिखा देता हूँ कि how the data will get captured. तो यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस का वेबसाइट वर्कशीट दिया है और ये है MSME जो फॉर्म हमें फिलअप करना होता है. यहाँ पे आपका सारा डेटा जो टैली पे दिखाई दे रहा था वो सारा डेटा कैप्चर सेम फॉर्मेट पे हो जाएगा. Only the column which you need to fill manually, that is reason for delay in payment और amount outstanding. ये आपको रीजन यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा बिकॉज जैसे मैंने बताया कि टैली से जो डेटा कैप्चर होगा दैट इज पेन बेस्ड होगा क्योंकि हमें पेन बेस्ड डेटा यहाँ पे देना होता है. सो अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बिल का मैंने डिलीट किया है पेमेंट तो उसका मुझे स्पेसिफिक रीजन देना है कि कौन से लोकेशन के लिए कौन सा बिल है, कौन सा उसका डिटेल्स मुझे जो डालना है वो मुझे यहाँ पे मैन्युअली फिलअप करना पड़ेगा. इसीलिए वो रीजन जो है वो आपको विद इन टैली से नहीं मिलेगा. तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे आपको रीजन मैन्युअली डालना होता है और फिर ये जो फाइल है ये फाइल आपको पोर्टल पे अपलोड करनी होती है. ये यूटिलिटी जो है ये डायरेक्टली हमें अवेलेबल नहीं होती है. जो MSME में रजिस्टर्ड है उनको वो MSME के साइट से डाउनलोड करनी होती है और वो यूटिलिटी आपको फिर आपके फोल्डर में जहाँ पे भी आपको रखनी है वहां पे रखना है, आप रख सकते हो. जब डेटा आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे उसका पाथ स्पेसिफाई करना है कि आपकी फाइल कहाँ पे और आप उसको एक्सपोर्ट कहाँ पे करना चाहते हो. जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो कॉन्फ़िगर में मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है टेम्पलेट फाइल कहाँ पे है, टेम्पलेट फाइल नेम क्या है. एक मिनट, आई थिंक दिस विल रिजॉल्व द इश्यू. हाँ, so that was my mistake. Unable to export. Utility open है, so I'll close this utility and again I'll try to export the data. तो यहाँ पे आपको टैली में अलर्ट मिलता है MSME फॉर्म 1 एनेक्स योर डिटेल्स एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली. अब देखिए ये सारा डेटा यहाँ पे कैप्चर हो गया है. आपका जो भी वेंडर को आपने पेमेंट किया है वो सारा डेटा यहाँ पे कैप्चर हो चुका है. ओनली द थिंग इज के जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको रीजन स्पेसिफाई करना है. आपने कौन से इनवॉइस का डिले पेमेंट किया है तो क्यों किया है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है और उसके बाद यही फाइल आपको MSME पोर्टल पे जाके अपलोड करनी होती है. तो दिस इज रिलेटेड टू MSME configuration in Tally and how to map the data. आप जो आपको बिल बाय बिल तो डेफिनेटली उसमें मेंटेन करना ही है. उसके बेस पे ये सारे रिपोर्ट जनरेट होंगे और फिर आप फॉर्म 1 में डेटा कैप्चर कर सकते हो एंड देन यू हैव टू गिव द रिमार्क्स एंड यू कैन अपलोड ऑन द पोर्टल. तो आई होप कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट पार्ट. एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? आप अनम्यूट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा या ब्रीफली वी कैन स्टार्ट विद द एडिट लॉग समरी आल्सो. इट इज कॉल्ड ऑडिट ट्रायल, स्पेशली एप्लीकेबल फॉर this
कॉर्पोरेट कंपनीज जो एमसीए में रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड है। तो अगर एमएसएमई से रिलेटेड कुछ अगर आपके कंसर्न्स है तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट पार्ट। So can we start with the edit log summary? How to check vendor e-invoice applicability? ह्यूमन पोर्टल के थ्रू कैसे चेक करना है? So मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप जब पोर्टल में जाते हो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको जीएसटी यूटिलिटीज में ऑप्शन है वैलिडेट पार्टी जीएसटी एंड यूएन। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और एल्स आप ऑल्ट जी करके वैलिडेट पार्टी जीएसटी एंड यूएन यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो। यू सिलेक्ट अ ग्रुप सेंट्रिक क्रेडिटर्स, यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो। इसमें आपको सारे लेजर्स चाहिए तो आप सारे लेजर्स ले लीजिए और यहाँ पे ऑप्शन है फैच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी एंड यूएन। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपने जो भी जीएसटी नंबर डाले हैं उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कैंसल्ड वाले भी है फॉर्चुनेटली तो अपने को कैंसल्ड वाले मिलेंगे, वो वाले डेटा में नहीं था बट ये वाले डेटा में कैंसल्ड वाले भी है तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ जाता है। गो टू बेसिस ऑफ वैल्यूज स्टेटस एंड आई विल सिलेक्ट इनएक्टिव। तो इनएक्टिव में मुझे यहाँ पे मालूम पड़ गया कि ये कैंसल्ड है। अब मैं जब यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसका स्टेटस मिलता है कि उसका जीएसटी नंबर कैंसल्ड है। नाउ इफ आई सी द फाइलिंग हिस्ट्री यहाँ पे तो मुझे आता है कि फाइलिंग डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर 2025-26 एंड प्रीवियस ईयर दैट इज 2024-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का भी उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए उसका ई इनवॉइस का स्टेटस, उसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल था बट उन लोगों का जो कैंसलेशन हो गया है वो 31 अगस्त 2020 को कैंसिल हो चुका है। तो इनका ई इनवॉइस एप्लीकेबल था बट उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 अगस्त 2020 में उन्होंने कैंसिल करवा दिया है तो ये नंबर कैंसिल हो चुका है। सेम वे इफ यू वांट वी कैन चेक फॉर अनदर आल्सो लाइक दिस। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे फाइलिंग हिस्ट्री में जाते हैं तो अगेन यहाँ पे उन्होंने 2 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है। इनका भी देखिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल था बट उनका कैंसिलेशन हो गया 2018 में और उनके जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये भी जीएसटी कैंसिल हो गया है और उनका ई इनवॉइस एप्लीकेबल था और ये उनका स्टेटस है कैंसल्ड। क्लियर? आई थिंक कोमल मैडम ने ये क्वेरी की थी हाउ टू चेक वेंडर ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी। सो आई होप कि आपकी क्वेरी रिजोल्व हो चुकी है। Anyone having any query related to MSME? Most welcome, ma'am. So now we will see in a brief के edit log कैसे हमें यूज करना है। बेसिकली ऑडिट ट्रायल। सो ऑडिट ट्रायल बेसिकली ये है कि आपने जो कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनीज है, उनको जो भी एंट्रीज आप करते हैं या जो भी मास्टर्स आप क्रिएट करते हो, एडिट करते हो या डिलीट करते हो, मास्टर से लेकर एंट्री तक का आपको लॉग मेंटेन करना होता है। सो अप टू रिलीज 6 यहाँ पे वो रिपोर्ट नहीं था बट नाउ इट इज अवेलेबल इन रिलीज 6.0। आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना है, सॉरी डिस्प्ले में जाना है एंड यू विल गेट दिस एडिट लॉग समरी। यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे, उससे अच्छा बेटर कि मैं आपको एक अलग डेटा दिखाता हूँ। डिस्प्ले एडिट लॉग समरी। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट आपको जो ऑल्टर्ड वाउचर्स है, डिलीटेड वाउचर्स है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यानी आपने किसी वाउचर में चेंजेस किए हैं एंड वाउचर सेव होने के बाद में या वाउचर को डिलीट भी कर दिए तो यहीं पे आपको ये रिपोर्ट तुरंत मिल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इनवॉइस टाइप है उसमें 80 वाउचर्स ऐसे हैं जो मॉडिफाई हुए हैं और उसमें 160 वर्जन जनरेट हुए हैं, यानी 167 टाइम्स उसमें चेंजेस हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो है यहाँ पे वाउचर्स एक भी नहीं है लेकिन 4 एंट्री की थी जो चारों एंट्री को यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। तो मुझे ये 4 का मुझे एंटर करके डिटेल्स देखना है। तो आई एंटर एंड आई सी के मंथ वाइज। तो अप्रैल में 2 एंट्री की थी, दोनों डिलीट कर दिए हैं। मई में 2 एंट्री की थी, दोनों डिलीट कर दिए हैं।
अब यहाँ पे मैं फर्दर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिलीटेड तो दिखाई देगा, लेकिन मुझे फर्दर डिटेल्स जाननी है तो मुझे यहाँ पे खाली ये करना है, उसे डिटेल कर देना है। डिटेल जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि 13 जून 2025 को 10:36 पे ये डिलीट किया है। किसने डिलीट किया है? एडमिन ने डिलीट किया है। तो ये लास्ट लॉग जो होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इनकेस अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑल वर्जन। जैसे ही आप ऑल वर्जन करोगे, देखो यहाँ पे आपको 5 वर्जन दिखाई देंगे। तो फर्स्ट आपने जो क्रिएट किया था वो होगा, उसके बाद यहाँ पे 3 बार ऑल्टर हो चुका है, और 5वीं बार में यानी लास्ट जो लॉग है दैट इज रिलेटेड टू डिटेल। यहाँ पे देखिए आपको वर्जन दिखाई देंगे। ये वॉचर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 वर्जन दिखाई देंगे। फर्स्ट इज ऑब्वियसली क्रिएट रहेगा, सेकंड ऑल्टर्ड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड थर्ड में भी डिलीटेड, अगर डिलीट हो गई है तो, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो। अब आपको ये देखना है कि एंट्री कौन से यूजर ने क्रिएट किया, तो यहाँ पे वो भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है। अब एंट्री क्या क्रिएट की थी वो देखना है, तो यू जस्ट हैव टू एंटर एंड यू कैन सी कि क्या एंट्री क्रिएट की थी। उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो देखना है, तो आपको कीबोर्ड से माइनस साइन को प्रेस करना है। जैसे ही आप माइनस साइन को प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको जो रेड कलर में दिख रहा है, दिस आर द चेंजेस मेड इन द एंट्री, यानी जो ओरिजिनल एंट्री थी और यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो आपको रेड कलर में दिखाई देंगे, along with the date, time and name of the user। जैसे यहाँ पे ये पूनम यूजर ने एंट्री क्रिएट की थी, फिर पूनम यूजर ने एंट्री को ऑल्टर किया है। उसका डेट है 20 मई को 12:50 पे उन्होंने एंट्री किया था, 12:22 पे बाद में उन्होंने चेंज किया है। अब आपको खाली ये देखना है कि क्या चेंजेस किए हैं, तो आफ्टर कॉन्फ़िगर में जाना है और यहाँ पे आपको यस करना है, शो ऑल्टर्ड वैल्यूज ओनली। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो तो खाली वही फील्ड दिखाएगा जहाँ पे चेंजेस हुए हैं, बाकी पूरी एंट्री आपको देखने नहीं मिलेगी। इन केस इफ यू डोंट वांट टू सी, अगर आपको देखना है पूरी एंट्री तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए और आपको पूरी एंट्री दिखाई देगी। अब थर्ड लॉग यहाँ पे मुझे देखना है, तो थर्ड लॉग में कहाँ पे क्या चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे देखिए ये रेड में दिख रहा है कि आईटीसी डॉक्यूमेंट टाइप में गुड सिलेक्ट किया है, तो ये थर्ड लॉग हुआ। उसके बाद फोर्थ लॉग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टैक्स रेट था पहले 0 था, नाउ इट इज 9%, और असेसेबल वैल्यू भी चेंज कर दिया है, दैट इज 84,800। यहाँ पे भी नीचे आप देखो तो यहाँ पे भी चेंज हुए हैं। नाउ अगेन इफ आई प्रेस माइनस साइन, सो ये मेरा लास्ट लॉग है जब मेरी एंट्री डिलीट हो चुकी है। सो कौन से यूजर ने एंट्री डिलीट की है? ये एडमिन यूजर ने क्रिएट किया है, यानी कोई तो यूजर है जिसने एडमिन के थ्रू लॉगिन किया है, एंट्री को डिलीट कर दिया है। कभी किया है? 13 जून को उन्होंने एंट्री को डिलीट किया है 10:36 पे। सो इसके बाद उसका कोई भी लॉग मेंटेन नहीं होगा, बट ये 1 से लेकर 5 तक के लॉग यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके ये लॉग्स का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। अब ये है वो एंट्रीज है जिसमें ऑल्ट्रेशन हुए हैं, बट वो भी एंट्रीज आनी चाहिए जो नॉन ऑल्टर्ड है, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये बेसिकली ऑडिटर को जरूरत होती है। ऑडिटर को उनके ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है कि ये जो भी कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड है और लिमिटेड कंपनीज है, वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें ऑडिट ट्रेल की फंक्शनलिटी एक्टिवेटेड है, तो उनको ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट मेन कंडीशन होती है कि ये जो एडिट लॉग है, इसको डेटा को जैसे ही आपने एडिट लॉग में एनेबल कर दिया या ऑडिट ट्रेल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर उसमें आपने डेटा को मूव कर दिया, उसके बाद ये जो लॉग है वो कोई भी डिलीट नहीं कर सकते, यानी ये जो ऑप्शन है उसको कोई भी डिसेबल नहीं कर सकता है, तो ये उनको मेंशन करना जरूरी होता है। नाउ कमिंग टू अगेन वर्जन जो है, मैं यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ऑल वर्जन करूंगा तो यहाँ पे मुझे सारे वर्जन दिखा देंगे, और डिफॉल्ट वर्जन करूंगा तो जहाँ पे चेंजेस हुए हैं वही वर्जन दिखा देंगे। और ऑल वाचर्स करूंगा तो जो नॉन मॉडिफाइड है या नॉन ऑल्टर्ड वाचर्स है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब देखिए 3 कॉलम हो गई है, ऑल्टर्ड वाचर्स, नॉन ऑल्टर्ड वाचर्स और टोटल वाचर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे 59 वाचर्स ऐसे हैं जो ऑल्टर हो चुके हैं, 2 वाचर ऐसे हैं जो नॉन ऑल्टर्ड है, तो टोटल मेरे 61 वाचर्स हैं, जिसके लॉग 99+2 यानी 101 लॉग्स जनरेट हुए हैं। अब 2 वाउचर्स ऐसे हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इफ आई प्रेस एंटर तो यहाँ पे ये मुझे दिखाई दिया। अगेन इफ आई प्रेस डिटेल तो यहाँ पे मुझे डिटेल दिखाई देगा नीचे, क्रिएटेड बाय यूजर नियति, कभी किया है 26 अप्रैल को 2:33 पे। इफ आई प्रेस एंटर तो यहाँ पे मुझे जो एंट्री क्रिएट की है उसका पूरा मुझे लॉग मिल जाएगा कि क्या क्या एंट्री में एंटर किया था। और एंट्री तो बाय डिफॉल्ट अपने को यहाँ से मिल ही जाती है कि क्या एंट्री है,
बट बिकॉज इट इज नॉट मॉडिफाइड तो मेरा क्रिएटेड लॉग भी सेम रहेगा जो मेरी एंट्री है। बट यहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन से यूजर ने कौन से डेट पे कितने बजे एंट्री को क्रिएट किया है। तो दिस इज एडिट लॉग, यू कैन एक्सपोर्ट इट एंड यू कैन यूज इट। दिस इज हाउ यू कैन यूज द लॉग। ऑल्टर वॉचर्स का डायरेक्ट आपको मिल जाता है, जिसमें आपको डिलीटेड काउंट्स कितने हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। नॉन ऑल्टर वॉचर्स का चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है, और टोटल वॉचर्स के लॉग्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एडिट लॉग। एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस? सो ये वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ अभी टैली 6.1 में है क्या, ये जो एडिट लॉग का समरी? हाँ, ये 6.1 में है। उसके पुराने वर्जन में नहीं है तो फिर हमें अपग्रेड करना पड़ेगा ये सब? यस यस, ये आपको अपग्रेड करना जरूरी है सर, ओके बिकॉज ओके अभी टैली में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एक और आपको स्टेचुटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट बता दूं कि आपकी कंपनीज अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म है, प्रोप्राइटरी फॉर्म है या एचयूएफ है, जिनका स्टेचुटरी ऑडिट होता है, तो आपको पता होगा कि हमें रिटर्न जो फाइल करना है एज पर आईसीए गाइडलाइंस फाइल करना है। जैसे कि हम लोग शेड्यूल 3 फाइल करते हैं कंपनीज के लिए, वैसे ही हमें एज पर आईसीए गाइडलाइंस उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दिया है। सो वो टूल भी टैली में अवेलेबल है। ये एक्चुअली जो डेटा है वो सीए को फाइल करना होता है, बट जो टूल है वो अपने लाइसेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो टैली का डेटा है, अभी जैसे 24-25 का मुझे डेटा फाइल करना है, पहले क्या होता था कि कोई भी कैसे भी बैलेंस शीट फाइल कर देता था, यानी कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बना देता था, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस में बना देता था, कोई वेजेस को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेता था, सैलरी को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेता। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इन अ यूनिफॉर्म मैनर, यानी हर एक कंपनी जो अपना जिनका स्टेट्यूटरी ऑडिट होता है उनको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में डेटा सबमिट करना है। सो उससे रिलेटेड टूल टैली में आ चुका है। बट अगेन द कंडीशन इज कि आपका जो टैली है उसका वर्जन रिलीज 6.0 या हायर होना चाहिए, और आपका जो एक्सेल टूल है यानी जो एक्सेल यूटिलिटी है वो 2016 या उसके हायर होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड टूल भी आ चुका है। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड तो वी कैन अरेंज अ सेशन फॉर दैट ऑल्सो। वी होप के जो रिटर्न फाइल करने की डेट है वो निर्मला सीतारमन जी एक्सटेंड कर देती हैं। रिक्वायर यानी रिक्वेस्ट तो गई है आईसीएआई की तरफ से कि उसको 15 सितंबर से एक्सटेंड करके एटलीस्ट 30 दिसंबर तक कर दिया जाए। तो अगर वो हो जाती है तो इट इज गुड, अदरवाइज जो डेटा का फिलअप करना है वो सीए को पता होता है कि इतने सारे वर्कशीट में डेटा मैन्युअली कितना डिफिकल्ट हो जाता है फिल करना। सो टैली ने बहुत ही अच्छा एक टूल उसमें लाया है जिसमें ये सारा डेटा कैप्चर होता है। सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है कि मुझे लेस देन और मोर देन 180 डेज का डेटा सबमिट करना होता है। सो वो डेटा मुझे मैन्युअली निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये टूल जो है वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। तो इन केस इफ यू वांट वी कैन अरेंज अ सेशन फॉर दैट ऑल्सो। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनसे डिस्कस कीजिए, अगर आपकी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है तो वी कैन प्रोवाइड दैट टूल। तो यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड फ्रॉम योर सीरियल नंबर ऑल्सो, बट उसको कैसे फिलअप करना है, क्या प्रोसेस है, वी कैन गाइड यू ऑन दैट ऑल्सो। तो यू कैन कॉन्टेक्ट एट आवर ऑफिस लैंडलाइन नंबर जो यहाँ पे ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है। बट इसके अलावा आपके टैली से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर दैट ऑल्सो। Now you can use the WhatsApp for Tally. That feature is also available. You can use the mobile application for Tally. That feature is also available. So you can get that. Additionally, you can use Tally on cloud. Amazon Web Service पे है. So you can use that because वहाँ पे आपका डेटा भी सिक्योर होता है, आपका डेटा का बैकअप भी होता है। एंड जो मेन बेनिफिट है जो लॉकडाउन में आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम लोग डेटा कहीं से भी यूज कर सकते हैं, वेदर वी आर इन द एट होम ऑल्सो, वेदर हम लोग कहीं गांव जाते हैं, जैसे अभी गणपति की छुट्टी थी तो काफी सारे लोग गांव गए थे तो आप वहां से भी यूज कर सकते हो, या आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो आप वहां से भी उसको यूज कर सकते हो। सो इस सारी जो नए फीचर्स है उसको यूज करना है। सिंक्रोनाइजेशन का फीचर है, ये सारे फीचर्स आपको यूज करने हैं। तो यू कैन कॉन्टेक्ट एट आवर ऑफिस ऑन आवर लैंडलाइन नंबर 02262633999। Alternatively, you can send a mail on support@firstbase.co.in or tallybase@gmail.com. Our support team will definitely help you out with this all these features. WhatsApp जो है उसको हम लोग वाबा बोलते हैं,
व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप टैली में से ही आप कस्टमर को इनवॉइस भी भेज सकते हो, कस्टमर को आउटस्टैंडिंग भी भेज सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन है तो मुझे टैली की भी जरूरत नहीं, मेरे मोबाइल में डेटा सिंक हो जाता है। कोई भी कस्टमर अगर मुझे बोलता है कि मुझे बिल चाहिए, मेरी ऑफिस तो बंद हो चुकी है, अब कस्टमर बोलता है मुझे बिल चाहिए, मैं आपका बिल का पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं रात के 8 बजे भी है या रात के 10 बजे भी है, मैं कस्टमर को मोबाइल से बिल ईमेल भी भेज सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। और अगर उसने मुझे पेमेंट कर दिया तो मैं मोबाइल से ही एंट्री कर सकता हूँ, जो मेरे टैली के डेटा से सिंक भी हो सकती है। अगर आपके ट्रेडिंग एक्टिविटी है, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप चाहते हो कि आप उनको आउटस्टैंडिंग शेयर करना चाहते हो, तो आप उनके मोबाइल में खाली आउटस्टैंडिंग भी शेयर कर सकते हो विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो वो भी फीचर आप अच्छा एक है, आप यूज कर सकते हो। AWS का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी मैंने आपको बताया, ITR जो फाइल करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपडेट आया है, सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। होप कि आज का जो सेशन था उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज नहीं होगी। अगर है तो आप अभी भी मेरे को पूछ सकते हैं, या यू कैन कॉन्टेक्ट एट आवर ऑफिस एज आई सेड। आई होप कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा आज का, आपको कुछ नॉलेज गेन किया करने मिला होगा। यू कैन शेयर वेबिनार डिटेल्स विथ योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स। आप ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हो तो आपके ट्रेन में भी जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं डेली ट्रैवल करने वाले, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, आपके सोसाइटी में भी आप शेयर कर सकते हो, सो दैट दे विल ऑल्सो गेन सम नॉलेज कि भाई टैली में क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं जो हमें नहीं पता है। तो डेफिनेटली अगर वो नॉलेज गेन करते हैं तो एक प्लस पॉइंट रहता है उनके लिए भी। तो विद दिस कैन वी क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे। होप कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। आपको एक फीडबैक फॉर्म भेजा हुआ है, मेरी कलीग जो है उन्होंने ग्रुप में डाला हुआ है, तो आप वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। तो क्या है कि एक हमें एक एनकरेजमेंट मिलता है, प्लस आपके तरफ से जो भी सजेशंस है तो हम लोग उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, and we can definitely try to serve you better. Thank you very much. Hope you like the sessions for today. Thank you very much, Yogita ji. Gautami madam, thank you very much. You can share your feedback. In case if any suggestions, you can please let us know. We'll definitely look into it that we have shared the feedback form also. एंड ये जो फीचर्स मैंने आपको बताया है, आप एटलीस्ट भले यूज करना चाहो ना करना चाहो, बट एटलीस्ट हैव अ लुक एट द डेमो। आप डेमो देख लीजिए, आपको कैसा लगता है। आपको मोबाइल एप्लीकेशन का 7 दिन का डेमो मिल जाता है, आपको AWS का 3 दिन का डेमो मिल जाता है, वाबा का आपको डेमो मिल जाएगा। सो कॉन्टेक्टेड आवर ऑफिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कोऑपरेशंस। Definitely for next Friday also, I would be happy if I can see you all there in the next session. Thank you very much.